क्या बिहार में हिंदुओं को बांटने की शुरुआत हो चुकी है? आखिर क्या है जातिगत जनगणना के पीछे की राजनीति के मायने? पिछड़ा वर्ग में मुस्लिमों को घुसाया, अब छीनने, कब्जा हटाने की धमकियां और फूंक दिए कई 100 करोड़। क्या सच में जातिगत जनगणना की आड़ में हिंदुओं को बांटने की राजनीति की जा रही है? बिहार में जातिगत आधारित जनगणना के आंकड़े आ चुके हैं, जिसके बाद अब राज्य की 2 सत्ताधारी प्रमुख दल आरजेडी और जेडीयू के समर्थकों में जश्न का माहौल है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीतीश सरकार ने किसी बहुत बड़ी जन कल्याण योजना को पूरा कर लिया हो। जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसकी माने तो राज्य में 36.1% जनसंख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, वहीं 27.12% जनसंख्या पिछड़ा वर्ग की है। अनारक्षित या सामान्य वर्ग लोगों की जनसंख्या 15.52% बताई जा रही है। बिहार सरकार ने जो जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, उनके हिसाब से राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या जहां 81.99% है, तो वहीं मुस्लिम 17.70% हो चुके हैं। बाकी सभी मजहबों की जनसंख्या 0.1% भी नहीं है। इन आंकड़ों के सामने आने से नीति निर्धारण में क्या मदद मिलेगी, योजनाओं की रूपरेखा किस तरह से बदल जाएगी और गरीबों का क्या फायदा होगा, इस संबंध में स्पष्ट रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। आपको बता दें कि बिहार की सत्ताधारी पार्टी आरजेडी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस आंकड़े में सभी धर्मों के सामान्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है, यानी सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि ईसाइयों और बौद्धों को भी सामान्य बीसी और ईबीसी में एडजस्ट किया गया है। पार्टी ने बताया कि अति पिछड़ा वर्ग की आबादी में 10.60% मुस्लिम है। इन मजहबों को कैटेगरी असाइन करने का पैमाना किया था, ये साफ नहीं किया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि इन आंकड़ों का इस्तेमाल आगे की राजनीति में भरपूर तरीके से किया जाना सबसे बड़ी बात है। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि इन आंकड़ों का इस्तेमाल आगे की राजनीति में भरपूर तरीके से किया जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पिछड़े राज्य में सिर्फ जिद के लिए जाति आधारित जनगणना कराने के लिए पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को काम पर लगा दिया गया। कई अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा 2.34 लाख जनगणना करने वाले कर्मचारियों और 40,726 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। अगर आप समझ रहे हैं कि इसके लिए अलग स्थायी भर्तियां निकाली गई थी, तो आप गलत हैं। इसकी जिम्मेदारी उन शिक्षकों को दी गई थी जिनका काम है बच्चों को पढ़ाना और देश समाज के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करना। लेकिन इन शिक्षकों को लोगों की जाति पूछने के लिए लगा दिया गया। जिला और अनुमंडल स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई और इसके लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक दिए गए, वो भी ऐसे राज्य में जो जीएसटी कलेक्शन के मामले में निचले पायदान पर है। इतना ही नहीं, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ के मामले में नेगेटिव में चल रहा है। अब बात करते हैं कि ये जाति आधारित जनगणना वाली मानसिकता कहां से आई। असल में इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब भारत में जाति के आधार पर क्षेत्रीय दल बनने लगे। राजद और सपा, इन दोनों दलों को ही ले लीजिए। 90 के दशक में स्थापित इन दोनों ही दलों ने यादव जाति को अपना वोट बैंक बनाया। इसी तरह 90 के दशक में ही बनी आरएलडी ने जाट समाज को अपना वोट बैंक बनाया और आज तो ऐसी कई पार्टियां खड़ी हो गई हैं। बिहार की ही बात करें तो कोयरी वोटरों को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा कई बार नई पार्टी बना चुके हैं। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह बोलकर निषाद समाज पर डोरे डालते रहे हैं। खुद नीतीश कुमार की राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया था जब वो कुर्मी चेतना रैली में पहुंचे थे। रामविलास पासवान ने एक बड़े पासवान वर्ग के वोटरों को अपनी पार्टी लोजपा के साथ जोड़ रखा था। यूपी की ही बात करें तो जहां एसवीएसपी राजभर समाज पर दावा ठोकती है, वहीं अपना दल कुर्मी वोटरों को अपने पाले में रखने पर ध्यान केंद्रित रखता है। इसके बाद अब 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब चूंकि राजद और जेडीयू जैसी पार्टियां जाति के आधार पर ही आगे बढ़ी हैं, इनके कार्य प्रणाली से जाति को निकालना एक असंभव कार्य है। राजद ने लंबे समय तक मुस्लिम यादव गठबंधन बनाकर सत्ता की मलाई खाई। जेडीयू लवकुश यानी कुर्मी कोयरी के जरिए राजनीति करती रही। ऐसे में इन्होंने अपने वोट बैंकों को समझने और उस पर मंथन करने के लिए जातिगत जनगणना करवाई। अब ये उसी हिसाब से तुष्टीकरण का खेल खेलेंगे, अपने वोट बैंक को मजबूत करेंगे। सवाल यह है कि क्या जातिगत जनगणना का अहम मकसद हिंदुओं को बांटना है? जाति आधारित जनगणना करने का एक दूसरा कारण हिंदुओं को बांटना भी माना जा रहा है, क्योंकि मोदी लहर में जाति की हवा निकल जाती है और 2014 व 2019 में देखा जा चुका है कि सभी जाति के लोगों ने जाति से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। बिहार में भी ऐसा ही हुआ। तभी 2014 में राजद, जेडीयू और 2019 में राजद की हवा निकल गई
ये पार्टियां इससे निपटने का कोई रास्ता खोज रही थी और इन्होंने जाति आधारित जनगणना को हिंदुओं को विभाजित करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। कई राजनीतिक जानकारों की माने तो विपक्ष अभी विभाजनकारी राजनीति पर उतर आया है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों में जातियां नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में जाति को लेकर कभी उस तरह की लड़ाई नहीं देखी गई जो हिंदुओं का इतिहास रहा है। इसलिए जातिगत जनगणना से हिंदुओं को ही बांटने का खेल खेला जाएगा। सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य में पिछले 33 वर्षों से उन्हीं नेताओं का शासन है जो आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। फिर आखिर राज्य इतना पीछे कैसे रह गया? जातियां इतनी पीछे क्यों रह गई? पिछले 33 वर्षों की सामाजिक न्याय का क्या असर हुआ? क्योंकि 33 वर्ष एक लंबा समय होता है। अगर इसमें सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि इन सत्ताधारी दलों के नए पैतरों से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सत्ता तो 3.5 दशक से इनके हाथ में है। अब तक इन्होंने जो किया, क्या उसके कोई सकारात्मक परिणाम इनके पास गिनाने को हैं या नहीं? तो वहीं अगर आप राहुल गांधी का ट्वीट देखें तो सब कुछ साफ हो जाता है। उन्होंने लिखा कि बिहार में OBC प्लस SC प्लस ST की जनसंख्या 84% है। उन्होंने इसका खास ख्याल रखा कि हिंदुओं की जनसंख्या ना बताई जाए, ना ही ये शब्द इस्तेमाल किया जाए। राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक को कांग्रेस का प्रण करार दिया। अब कई मुस्लिम ये पूछ रहे हैं कि आबादी में उनकी हिस्सेदारी 18% होने के बाद संसाधनों और पदों पर उनकी हिस्सेदारी की बात कोई क्यों नहीं कर रहा? और सवाल ये भी कि आखिर कब तक राजनीति और वोट बैंक के लिए भारत को जाति के आधार पर बांटा जाएगा? क्या विपक्ष को लोकसभा चुनाव 2024 में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कुछ हासिल हो पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।